Hello students, welcome to Ed Avenue. This is Sabah. In this video, we are studying the chapter Cell, the unit of life. चलो जानते हैं सेल क्या है और इसे यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। देखो, ये जो हमारे प्लैनेट पर इतनी वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेकर ह्यूज प्लांट्स, ह्यूज एनिमल्स तक है, ये सारे ही ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर से मिलकर बने हैं। जैसे कि हर एक बिल्डिंग छोटे छोटे ईंट से, ब्रिक्स या ब्लॉक से मिलकर बनी है, वैसे ही हमारी बॉडी या सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। इन्हीं बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर को सेल कहते हैं। देखो, कोई भी यूनिट स्ट्रक्चर आप किसी भी टर्म में यूज करना चाहे, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, यूनिट स्ट्रक्चर का मतलब होता है कोई भी स्मॉलेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर जो कि अपने आप में कंप्लीट हो, उसे किसी और एंटिटी की जरूरत नहीं होती है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। तो सेल भी एक बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर है, मतलब सेल को किसी और एंटिटी की जरूरत नहीं है अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। वो छोटा है, सिंगल स्ट्रक्चर है और कंप्लीट स्ट्रक्चर है। चलो लिख लेते हैं। All living organisms are made up of basic unit structure. ठीक है, this basic unit structure is called cell. ठीक है, देखो, जैसे मैंने बोला कि सेल्स से मिलकर हमारे या सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी बना है, स्ट्रक्चर बना है। तो अब अगर टर्म वाइज थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट है। Cell is the structural unit of living organism. ठीक है, अब देखो क्या है कि सेल जो है सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर ही नहीं बनाता है, बल्कि लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए जितने भी एसेंशियल फंक्शंस हैं वो सारे ही फंक्शंस सेल परफॉर्म कर पाता है। जैसे एसेंशियल फंक्शंस हमारी बॉडी का क्या है? खाना खाना, इंजेशन, डाइजेशन, फूड डाइजेस्ट करना। अब जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह गया है वो हमारी बॉडी में रहेगा तो वो टॉक्सिक हो जाएगा, तो उसको इजेक्ट करना भी ज़रूरी है, इजेशन। और जो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में बन रहा है उसको भी एक्सक्रीट करना, एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन, एनर्जी जनरेट करने के लिए। रिप्रोडक्शन अपने जनरेशन्स को आगे कंटिन्यू करने के लिए। ये सारे ही फंक्शंस बहुत एसेंशियल है लाइफ को मेंटेन करने के लिए। और ये सारे एसेंशियल फंक्शंस सेल परफॉर्म कर रहा है, मतलब इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारे ही फंक्शंस सेल परफॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो सेल कैन परफॉर्म ऑल द एसेंशियल फंक्शंस, एंड बिकॉज सेल हमारी बॉडी का वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जहाँ से ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होना स्टार्ट होते हैं। सेल से छोटा हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जो ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता हो। इससे छोटा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, सेल ही वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो ये सारे एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर लेता है। दैट मीन्स सेल हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट भी है,
सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलो अब तक जितना पढ़ा है हम लोगों ने, इससे सेल का हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ सेल। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने कि सेल से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना है। सेल हमारी बॉडी का जितना भी एसेंशियल फंक्शन है वो भी परफॉर्म कर लेता है। दैट मीन्स सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of all living organisms सेल का ये डेफिनेशन सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल है। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो सेल है वो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, मतलब वही सेल ही सारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है, और सेल ही वो सबसे छोटा स्ट्रक्चर भी है जहाँ से सारे एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ब्रिक्स को यूज़ करके या ब्लॉक्स को यूज़ करके पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है, उसी तरह से सेल भी हमारे बॉडी का वो ब्लॉक है जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है, और ना सिर्फ स्ट्रक्चर बना है बल्कि वो फंक्शंस को भी, वो सारे फंक्शंस को भी परफॉर्म कर पा रहा है जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट मीन्स हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सेल इज द building block of life। ठीक है, सेल हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक है। चलो इतना हो गया। अब इसके आगे हम लोग सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे कि सेल डिस्कवर कैसे हुआ था। देखो, हम लोगों को आज सेल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता है, सेल के टाइप्स बहुत अच्छे से पता है, लेकिन जब इसके बारे में किसी को नहीं पता था, और माइक्रोस्कोप उस टाइम बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का था, बहुत सिंपल हुआ करता था। 1665 की बात है, एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट हुक नाम था उनका। उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में कॉर्क का एक स्लाइस ऑब्जर्व किया। कॉर्क एक लकड़ी होती है, ठीक है, कॉर्क का एक पतला सा स्लाइस उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो उसमें उनको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा, देखो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखा इस तरह का, जो आपस में इस तरह से जुड़े हुए थे एक दूसरे से। ये स्ट्रक्चर उनको देखकर ना मोनास्ट्री याद आया। मॉन्क्स लोगों का जो रूम होता है ना, वो इसी तरह का रूम होता है, और उस रूम को सेल बोलते हैं। तो वहां से उनको ये वर्ड याद आया, समझ में आया कि ये बिल्कुल सेल की तरह, उन मोनास्ट्री के रूम्स की तरह है। तो रॉबर्ट हुक ने ही नाम दिया था इसको सेल। हालांकि जो कॉर्क होता है वो एक डेड वुड होता है, तो उनको जो ये सेल दिखा वो ऑब्वियसली डेड था, क्योंकि उन्होंने जो लकड़ी ली थी वो लकड़ी ही डेड थी। देखो इन 1665, हालांकि ये ईयर आपके लिए जरूरी नहीं है, याद होता है तो भी ठीक है, नहीं भी याद होता है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम याद करेंगे, नाम इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में आएगा। रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किया था इन्होंने स्लाइस ऑफ कॉर्क को। उस टाइम जो सबसे सिंपल माइक्रोस्कोप था
उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क के स्लाइस को। तो उन्होंने जो सेल्स देखा, उनको ऐसा कंपार्टमेंट जैसा नजर आया जो उनको मोनास्ट्री के रूम का याद आ गया जिसे। तो मोनास्ट्री के रूम को ही सेल बोलते हैं, इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स को भी उन्होंने सेल नाम दे दिया। ठीक है। हाँ, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख लेंगे, ये एग्जाम में आपको आएगा कि रॉबर्ट हुक ने जिन सेल्स को ऑब्जर्व किया था वो डेड सेल्स थे। डिस्कवर तो किया इन्होंने सेल को, पर डेड सेल्स को डिस्कवर किया। ठीक है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल्स। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर 1664 में एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था एंटन वॉन लीवनहॉक। इन्होंने एक नहीं बहुत सारे लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। उन्होंने क्या किया था तब तक में, क्योंकि ये बात थी 1674 की, माइक्रोस्कोप थोड़ा सा डेवलप किया था इन्होंने, अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप लिया था थोड़ा सा और अच्छा। वो पॉन्ड से वाटर ले आए और उस वाटर का स्लाइड बनाया और चेक किया। तो उस पॉन्ड के वाटर में उनको प्रोटोजोआ मिला, बैक्टीरिया मिला, और ये सब मूव कर रहा था, इसलिए पता चला कि ये सब अलाइव है। फिर पॉन्ड वाटर चेक करने के बाद उन्होंने ब्लड लिया अपना, ब्लड में उनको आरबीसी दिखा, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं पर आरबीसी सब में थोड़ा बड़ा होता है, और उस टाइम का माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा भी एडवांस नहीं था, बहुत ज़्यादा भी मैग्नीफिकेशन नहीं देता था, इसीलिए आरबीसी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था तो उसमें आरबीसी दिखाई दिया था। चलो लिखते हैं, एंटन वॉन LEUWENHOEK, एंटन वॉन लीवनहॉक। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया, डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स। कौन कौन से सेल्स को इन्होंने डिस्कवर किया था? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, आरबीसी। हालांकि आपसे अभी ये नहीं पूछा जाएगा, पर मे बी आपके एग्जाम में अगर अच्छा लेवल का क्वेश्चन आए तो पूछा जा सकता है, याद कर लेना। फिर एक डिस्कवर्ड लिविंग सेल्स तो डिस्कवर कर लिया इन्होंने। फिर एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये 1831 में ये डिस्कवरी हुई थी। ये रॉबर्ट ब्राउन है, जो पहले नाम पड़ा वो रॉबर्ट हुक था। सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। चलो ये तो हो गया डिस्कवरी ऑफ सेल। स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ये लो, हो गया डेफिनेशन ऑफ सेल। और ये है दो डिस्कवरी ऑफ सेल, मैंने लिखा नहीं ऊपर, आप लोग अपने नोट्स में लिखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब क्या है, दो साइंटिस्ट थे, मैथियास श्लीडन एंड थियोडर स्वॉन। ठीक है, तो ये 1838 की बात है। मैथियास श्लीडन एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, जर्मनी के थे, बॉटनिस्ट थे, प्लांट्स की स्टडी करते थे।
इन्होंने प्लांट्स को ऑब्जर्व किया, बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और ये पाया कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बने, मतलब सेल्स से तो बने ही हैं पर सेल्स के भी अलग अलग टाइप्स प्रेजेंट हैं प्लांट्स में। तो लिख लो। मैथियस श्लीडन, जर्मन बॉटनिस्ट थे। ही स्टडीड plants and observed that plants are composed of different types of cells। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर प्लांट्स बना है, ये मैथियस श्लीडन ने कहा था। अब एक और साइंटिस्ट थे इन 1839, एक साल के बाद एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर स्वॉन। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के थे और जूलॉजिस्ट थे, मतलब एनिमल्स की पढ़ाई करते थे, ऑब्जर्व करते थे एनिमल्स को। तो इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट जो एनिमल्स के जो सेल्स हैं, एनिमल में जो सेल्स प्रेजेंट है उन सेल्स में, पहले तो इन्होंने बताया कि एनिमल भी सेल्स से मिलकर बने हैं, एक बात तो बताया। फिर ये भी बताया कि जो एनिमल सेल्स हैं उन सेल्स के बाहर में एक पतला सा लेयर होता है, एक पतला लेयर होता है जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन के बारे में थियोडर स्वॉन ने बताया था। चलो लिख लेते हैं, ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, he studied animal cells and reported that animal cells have a thin outer layer। सेल के बाहर एक पतला सा लेयर होता है, ये उन्होंने बताया था। नाम इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम नहीं दिया था, सिर्फ बताया था कि एक लेयर होता है। टुडे नोन एज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो एक और बात, ये जब थियोडर स्वॉन थे, मैथियस श्लीडन से इनकी मुलाकात हुई। ठीक है, तो मैथियस श्लीडन ने भी जो अपना ऑब्जर्व किया था कि सारे प्लांट्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बने हैं, इन्होंने भी जो ऑब्जर्व किया था वो बताया कि एनिमल्स भी सेल्स से मिलकर बने हैं। तो मैथियस श्लीडन से इंस्पायर होकर थियोडर स्वॉन ने भी प्लांट को ऑब्जर्व किया। ठीक है, प्लांट के सेल्स को ऑब्जर्व किया और प्लांट के सेल्स में एक यूनिक फीचर फाइंड किया। वो यूनिक फीचर ये था कि प्लांट के सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो आउटर थिन लेयर होता है उसके अलावा भी एक और सबसे बाहरी लेयर प्रेजेंट है जिसको उन्होंने सेल वॉल कहा। ठीक है, चलो ये भी लिखो। सेल वॉल के बारे में थियोडर स्वॉन ने बताया, जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे।
ये ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। He also observed plant cells and found that plant cells have cell wall। प्लांट सेल के पास क्या होता है? सेल वॉल, जिसको इन्होंने बहुत एक यूनिक कैरेक्टर कंसिडर किया था प्लांट्स का, ठीक है। फिर देखो क्या हुआ, इन दोनों ने अपने अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज किया था, आइडियाज़ को बताया था थियोडर स्वॉन और मैथियस श्लीडन ने मिलकर, ठीक है। तो इन दोनों का एक ओपिनियन था सेल्स के बारे में, मतलब इन दोनों ने एक थ्योरी दी थी जिसको सेल थ्योरी कहा गया। सेल थ्योरी में इन्होंने बताया था, 2 पॉइंट्स दिए थे इन्होंने। पहली बात तो इन्होंने बताया कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से और सेल के प्रोडक्ट्स से मिलकर बने होते हैं। सेल कुछ प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि स्ट्रक्चर में काम आता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर में हेल्प करता है बनने में। तो उन्होंने ये बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये भी बताई कि एक ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी हम लोगों को बाहर से दिखती है, ध्यान से सुनना, एक ऑर्गेनिज्म की जो भी एक्टिविटीज हम लोगों को बाहर से दिखती है, जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा होता है, वो एक्चुअली उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स के इंटरैक्शन और सेल्स की एक्टिविटीज का आउटकम होता है। मतलब सेल्स में जो भी एक्टिविटीज चल रही है, सेल्स के बीच में इंटरैक्शंस हो रहा है, उन सारी एक्टिविटीज और इंटरैक्शंस का आउटकम होता है एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये इन दोनों ने बताया था, ठीक है। फिर एक और साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्चाओ, इन्होंने एक बात ये इन लोगों को क्रिटिसाइज किया कि ये दोनों पॉइंट तो ठीक है, पर आप लोगों ने ये नहीं बताया कि हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स आए क्या, कहाँ से ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सेल्स आ रहे हैं। तो इन्होंने ये बताया रुडोल्फ वर्चाओ ने कि हर जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज करते हैं। एक नया पॉइंट इन्होंने ऐड किया था और इस सेंटेंस को इन्होंने कोट किया था अपने लैंग्वेज में, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो उस सेल थियोरी में इन्होंने ये एक पॉइंट ऐड किया था और एक फाइनल शेप दिया सेल थियोरी को। चलो ये भी लिख लो, ये 1839 में जो स्लीडन एंड स्वॉन का सेल थ्योरी दिया गया था, ये लिख लेते हैं पहले। 1839 में सेल थ्योरी was given by Schleiden and Swan। ठीक है। अब कुछ साल के बाद 1855 में इस सेल थियरी को क्रिटिसाइज किया था रुडोल्फ वर्चाओ ने, ठीक है, रुडोल्फ वर्चाओ ने। इन्होंने ये बताया कि जो भी नए सेल्स बन रहे हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बन रहे हैं। Said that new cells are formed from pre-existing cells। ठीक है, इसको उन्होंने कोट किया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला।
ठीक है, तो फिर 1855 में रुडोल्फ वर्चाउ ने सेल थियोरी को एक फाइनल फिगर दिया और फिर उस सेल थियोरी को फाइनल सेल थियोरी कंसिडर किया जाता है। चलो सेल थियोरी के तीनों पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, दूसरी पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से समझाती हूँ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है, जो भी एक्टिविटी दिखता है, वो एक्चुअली जो सेल्स उन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, उन सारे सेल्स की जो एक्टिविटीज़ है और उन सारे सेल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है, उनका टोटल आउटकम है एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी। ठीक है, activities of organism is the outcome of activities of cells of its constituent cells and their interactions। ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट थिएडर श्वान और मैथ्यू स्लीडन का था। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट है, ऑल सेल्स या न्यू सेल्स arise from pre-existing सेल्स। नए सेल्स जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं सेल्स है, उनसे ही अराइज होता है। ठीक है, हो गया सेल थियोरी कंप्लीट। अब इसके आगे सेल के शेप और स्ट्रक्चर के बारे में और टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।